नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। साथी कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम साथी प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले आपका प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 6 तक पूरा कंप्लीट इसी चैनल पर अपलोड किया गया है। साथ में आपका रुक्मणी पब्लिकेशन का और किरण पब्लिकेशन का साथ ही पूरा बुक कंप्लीट करवाया गया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और उसको भी देखेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात था साथी, आप सभी लगातार कमेंट कर रहे हैं कि मैथ और रीजनिंग का क्लास कीजिए, मैथ और रीजनिंग का क्लास कीजिए। तो साथी हम आपको पहले ही करवा दिए हैं कि जो यहाँ पे अभी हम मेरे द्वारा है यह आपको जीएस पढ़ाया जा रहा है। मैथ और रीडिंग का आप सभी का डिमांड है और लगातार हम आपका डिमांड पूरा करते आ रहे हैं। इस बार भी ज़रूर करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ दिन टाइम दीजिए, 2 से 3 दिन में आपका बहुत बेहतरीन टीचर आपके सामने आएंगे मैथ और रीडिंग के लिए साथी, जो कि खुद वो अभी सेलेक्टेड जॉब में है वो, और साथ ही वो रेलवे में आपका लोको पायलट हैं वर्तमान में। वो आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ाएंगे और आप सभी को पता होना चाहिए कि जो रेलवे का मैथ रीजनिंग होता है वो कितना बेहतर लेवल का होता है। तो वही आप सभी को पढ़ाएंगे। थोड़ा सा आप लोग 1 से 2 दिन पेशेंस रखिए, एक अच्छा चीज़ मिलने वाला है। तो 2 से 3 दिन आप लोग पेशेंस रखिए, ज़्यादा परेशान मत होइए। हम आप सभी के लिए बेहतर के लिए प्रयास करते रहते हैं, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। तो इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। आप लोग टेलीग्राम पे भी लगातार बोल रहे हैं, थोड़ा सा अभद्र शब्द बोल रहे हैं आप लोग, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। हम प्रयास तो कर रहे हैं कि आपके लिए बेहतर से बेहतर चीज़ लाएं, लेकिन थोड़ा सा अभी अकेले हैं, थोड़ा पेशेंस बनाए रखें, सब कुछ आपको मिलने वाला है। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि कमेंट कर रहे हैं कि सर आईएएस रंजीत सर का पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है या फिर बुक हमें मार्केट में नहीं मिल पा रहा है। तो साथ ही यह आपको पूरा आईएएस रंजीत सर का बुक जो है यह आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। चैनल के प्लेलिस्ट, चैनल के आप प्रोफाइल में जाएंगे तो वहाँ ज्वाइन बटन एक आता है। उस ज्वाइन बटन में आपको 89 रुपीज़ पे करना होगा। 89 रुपीज़ जब पे करेंगे तो आपका इस पीडीएफ का पूरा बुक कंप्लीट मिलेगा, साथ में मैथ और रीडिंग भी आपको कंप्लीट मिलेगा, ठीक है। वहीं पे जिस साथी को यह आपको चाहिए रंजीत आईएएस सर का पूरा बुक कंप्लीट और रुक्मणी पब्लिकेशन, साथ में आपको किरण पब्लिकेशन का, तो 299 रुपया साथी आपको पे करना होगा। पूरा कंप्लीट आपको करवा रहे हैं ताकि साथी आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए यह पेमेंट इसलिए साथी मेरे लिए नहीं है, लेकिन हम जिसके द्वारा बनवा रहे हैं, जिसके द्वारा हम सारे मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ देना होता है। इस बात को आप लोग समझा करें, इसलिए ये मुझे बोलना पड़ रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि यह बिजनेस है या फिर किसी तरह का कोई बात है। तो आप लोग थोड़ा सा समझिएगा साथी, और जिन साथी को चाहेंगे वो आप इसको पे करके नंबर एक आएगा स्क्रीन पे, आप उस पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको पूरा व्हाट्सअप कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, काफ़ी देर हो गया है। आपका प्रैक्टिस सेट नंबर आज 7 स्टार्ट करने वाले हैं साथी, और प्रयास कीजिएगा कि आप सभी मेरे साथ साथ कोशिश कीजिएगा कि अधिक से अधिक इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। प्रश्न कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथी, जल्दी बता दीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की जो गलियां थी कैसी थी? क्या चौड़ी और सीधी थी, सकरी और टेढ़ी मेढ़ी थी, सपाट थी, या फिर सकरी और घुमादार था? कैसा था जल्दी बताइए। क्वेश्चन आपके सामने है और ऑप्शन भी आप ही के सामने है। साथ ही इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहरी की जो गलियां थी वह कैसी थी? तो चौड़ी थी और सीधी थी, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, और यह भी याद रखेंगे कि सेंदव सभ्यता को साथ ही हम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, और इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सब याद रखेंगे, ठीक है। आगे हम बात करें, प्रश्न कहता है सेकंड कि 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए क्या होना चाहिए। इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा साथी यहाँ पे यह आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि यह आपका आधुनिक भारत इतिहास का एक सिलेबस के अंतर्गत आता है। जल्दी बता दीजिए क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर जो होगा आपका साथी वो हो जाएगा सिंहभूम, ठीक है। सिंहभूम जो है साथी यह वर्तमान में झारखंड राज्य का एक जिला है साथी। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, इस प्रकार से तो याद रखेंगे इस सिंहभूम में हुआ था।
थोड़ा डिटेल में हम बात करना चाहेंगे तो याद रखिएगा कि 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, मानभूम आदि इस क्षेत्रों में हुए थे साथी, जो कि कोल विद्रोह कोल जनजाति के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो अंग्रेजों के विरोध में किया गया था। ठीक है, डिटेल में बात कर रहे हैं, पूरा अच्छे ढंग से हम प्रयास करते हैं कि आप सभी को समझा पाएं। फिर भी आप लोग इस तरह से कमेंट करते हैं तो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहता है स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? जल्दी बता दीजिए साथी। स्वामी सहजानंद के बारे में बात की जा रही है और आप सबको पता होना चाहिए कि साथी स्वामी सहजानंद का जो संबंध था वह किससे थे? तो याद रखेंगे बिहार के मजदूर आंदोलन से था। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, बहुत याद रखिएगा इसके बारे में। साथ ही अगर बात करें स्वामी सहजानंद के बारे में तो याद रखेंगे इन्होंने 1923 ईस्वी में, कब? 1923 ईस्वी में बिहार किसान सभा का गठन किया था। आपसे ये क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जा सकता है। और इनकी प्रारंभिक गतिविधियाँ जो थी यह बिहार और उत्तर प्रदेश में केंद्रित रहा है। ठीक है, उन्होंने पटना के समय बिहटा में एक आश्रम भी बनाया था। तो यह आपको 3-4 बात याद रखना होगा कि इसके बारे में, स्वामी सहजानंद के बारे में। कहता है कि बौद्ध साहित्य त्रिपिटक की किस भाषा में रचना की गई है? पहले तो साथी आपको बता दें त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक जो है यह बौद्ध धर्म की एक क्या है साथी, तो एक धार्मिक ग्रंथ है। जिस प्रकार से अपने धर्म का गीता है, इस्लाम धर्म का पुराण है, इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे कि यह बौद्ध धर्म का त्रिपिटक क्या है, तो एक धार्मिक ग्रंथ है जिसमें आपका रूल रेगुलेशन लिखा गया है। तो यह किस भाषा में है? जल्दी बता दीजिए। संस्कृत में तो बिल्कुल नहीं होगा, अर्थ मगधी होगा या नहीं होगा, प्राकृतिक होगा या नहीं होगा, पाली होगा या नहीं होगा, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर होगा साथी पाली। क्या होगा? पाली। याद रखेंगे बौद्ध साहित्य जो है त्रिपिटक या पाली भाषा में लिखे गए हैं। और पिटकों की संख्या कितनी है आपसे पूछ दिया जाएगा तो 3 है। कितनी है? 3 है, जिसमें एक है शुद्ध पिटक, एक है विनय पिटक और एक है अभिधम पिटक। यह त्रिपिटक इसलिए नाम दिया गया है, इसमें 3 पिटक है साथी। कौन कौन हम बोलें? शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो कहता है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। साथी जल्दी बताइए सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है साथी, इसका अभी तक किसी को ज्ञात प्राप्त नहीं हो पाया है। यह क्या है? तो अज्ञात है। अभी भी इतिहासकारों के द्वारा, पुरातात्विक स्रोत एक्सपर्ट के द्वारा जो है इसका प्रमाण अभी भी साबित नहीं किया गया है कि यह जो लिपि था सिंधु घाटी का किस ओर से था, क्या था। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, जब भी आपसे पूछा जाए तो यहाँ गलती नहीं करना है। प्रश्न कह रहा है कि बिहार में कृषि आधारित उद्योग में से किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? जल्दी बता दीजिए साथी, बिहार में कृषि आधारित उद्योग में से किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी आपका, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनाज आधारित उद्योग जो है इसका प्रभुत्व है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। हम बात करें आगे, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। कहता है निम्नलिखित में से किसे मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभ होता है? जल्दी बता दीजिए साथी। इकोनॉमिक का ये सबसे इम्पोर्टेंट एक शब्द है मुद्रास्फीति। कौन कौन इसको जानते हैं मुद्रास्फीति के बारे में, यह भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए साथी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका लेन देन। ठीक है, लेनदार जो होता है साथी यह होता है। मुद्रास्फीति लेनदारों से देनदारों को धन का पूर्ण वितरण कराता है साथी। अर्थात हम बात करें तो उदाहरणात्मक तौर पे अगर बात की जाए तो नुकसान होता है, अर्थात मुद्रास्फीति से लाभ भी होता है। ठीक है, सिंपल अगर बात की जाए तो इस तरह से समझेंगे। हम बात करें आगे तो कहता है अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? रीजेंट का मतलब होता है संरक्षक। कौन था साथी? जल्दी बताइए। आपके सामने क्वेश्चन है, चलिए आपको ऑप्शन भी दे देते हैं। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन को देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है और लगभग आप सबको पता भी होगा। सामने है अब्दुल फजर, बैरम खां और टोडरमल और तानसेन। आपको पता होना चाहिए साथी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? बैरम खां। बैरम खां के संरक्षण में ही साथी अकबर जो है ये बड़ा होते हैं, गद्दी पे बैठते हैं। इस बात को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और अकबर जो गद्दी पे बैठे थे कितने वर्ष की आयु में बैठे थे साथी? तो 13 वर्ष की आयु में बैठे थे। और इनका पूरी तरह से
जो संरक्षण करते हैं वो बैरम खान करते हैं। बैरम खान ही अकबर को राजनीति सिखाते हैं। इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। कहता है साथी, मेवाड़ के महाराणा प्रताप को किस युद्ध में मुगल सेना ने से पराजित होना पड़ा था? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बता दीजिए कि मेवाड़ के महाराणा प्रताप को किस युद्ध में मुगल सेना से पराजित होना पड़ा था? जल्दी बताइए क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा साथी आपका हल्दी घाटी का युद्ध। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे हल्दी घाटी का युद्ध आप सभी लोग कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था यह कब हुआ था साथी? तो 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप सिंह के बीच हल्दी घाटी का युद्ध होता है। इसमें अकबर के तरफ से अगर बात की जाए तो मान सिंह और आसफ खां सैनिक का नेतृत्व कर रहे थे। इस युद्ध का बाद महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया था। अब आप बोलिएगा कि सर गुरिल्ला युद्ध क्या होता है? ध्यान दीजिएगा साथी, गुरिल्ला युद्ध एक पद्धति है जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में नुक छिप कर वार किया जाता है धीरे धीरे, और अपने दुश्मन को अपने क्षेत्र में धीरे धीरे लाया जाता है। इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसको हम गुरिल्ला पद्धति कहते हैं। चलिए आगे हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, कहता है जनजाति और जिले निम्न में से जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? साथ ही जल्दी बता दीजिए, एक तरफ जनजाति दिया गया है, दूसरे तरफ आपका जिला दिया गया है। अब आप बताइए कि कौन से जनजाति कौन से जिले से संबंधित हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन भी आप ही के सामने है। साथ ही यह होगा खड़वाड़। खड़वाड़ जो है यह भागलपुर जो है यह आपका बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। साथ ही थोड़ा हम और भी अगर बात करना चाहें इस पे तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम बात करेंगे कि संथाल जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, संथाल है यह कहाँ की जनजाति है? झारखंड राज्य की जनजाति है। मुंडा जो है यह कहाँ की राज्य है? तो यह भी साथी झारखंड राज्य के है। उराव जो है यह कहाँ की है? तो यह भी झारखंड राज्य के है। और आपका खड़वाड़ जो है यह कहाँ की है साथी? तो खड़वाड़ जो है यह आपका लगभग अगर बात की जाए तो यह मेरे ख्याल से साथी भागलपुर, पूर्णिया, सहरसा और मुंगेर प्रमंडल में पाई जाती है। तो इस प्रकार से यह जो है यह सही होना चाहिए, बाकी ये सब जो है वह आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें तो कहता है निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रमित क्रम से सजाइए। साथ ही सिपाही विद्रोह है, वास्को डी गामा भारत पहुंचा कब, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। साथ ही क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन भी आपके सामने है। क्या होना चाहिए इसमें क्या होना चाहिए? सबसे पहले जल्दी बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? क्रम अनुसार सजाना है। सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले आपका क्या हुआ था साथी? तो बाबर, उसके बाद वास्को डी गामा भारत आता है, फिर सिपाही विद्रोह होता है। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? जल्दी देख लीजिए, तो आपका डी नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कहता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ हिस्सा लेने कौन आया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में साथी महात्मा गांधी के साथ हिस्सा लेने कौन आया था? जल्दी बता दीजिए, कई बार बताया गया है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर होगा साथी आपका सरोजिनी नायडू, ठीक है। सरोजिनी नायडू इसका राइट आंसर होगा। उस समय की अगर वर्तमान की बात की जाए साथी तो सरोजिनी नायडू जो थी यह महात्मा गांधी की कहीं ना कहीं एक प्रकार से हम कह सकते हैं राजनीतिक पार्टनर थी। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उनका बहुत ही करीब थी, ठीक है। सारे चीज़ को यही हैंडल करती थी। तो यह बहुत ही एक प्रकार से याद रखेंगे, सरोजिनी नायडू इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, कहता है पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले जेल भेजा गया था? साथ ही जल्दी बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर जो होगा साथी वो आपका हो जाएगा 1907 ईस्वी में। पंजाब में कृषि आंदोलन का प्रारंभ करने के लिए लाला लाजपत राय को वर्ष 1907 में देश से निर्वासित करके वर्मा के मांडले जेल में साथी नज़रबंद कर दिया गया था। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। हम बात करें आगे तो कहता है किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में महान रणजीत सिंह को सम्मानित किया था? जल्दी बताइए साथी इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए।
इसका राइट आंसर होगा आपका विलियम बेंटिंक। साथी विलियम बेंटिंक जो था, यही जो है साथी, यह क्या करता है तो रणजीत सिंह को सम्मानित करता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। हम बात करें आगे तो कहता है 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्लियर होने देंगे साथी। एक सेकेंड, बस एक सेकेंड लगेगा। गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? जल्दी से बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात की जाए मेरे संदर्भ में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जल्दी से आंसर कर दीजिए, क्या होना चाहिए साथी? यह होगा आपका वर्धा। ठीक है, क्या होगा? वर्धा। वर्ष 1937 में साथी देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के लिए गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए सम्मेलन वर्धा में आयोजित किया गया था। आगे हम बात करें, कहता है असहयोग प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास किया गया? देखिए आज का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। जल्दी जल्दी करते चलिए, ये सभी आपको पहले से कई बार पढ़ाया भी गया है। तो यह आपका हो जाएगा साथी क्या? तो ऑप्शन नंबर डी, कलकत्ता। कलकत्ता के विशेष अधिवेशन जो कि सितंबर 1920 ईस्वी में हुआ था साथी। इसी में असहयोग आंदोलन को क्या किया गया था तो प्रस्तावित को मान्यता प्राप्त किया गया था। इसको आप लोग याद रखेंगे। कहता है बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। यह आमतौर पर सभी एस्पिरेंट्स को, सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। ठीक है, तैयारी के संदर्भ में नहीं, ऐसे भी सभी स्टूडेंट को यह जो क्वेश्चन है साथी पता होना चाहिए कि अपने बिहार राज्य का जो भौगोलिक वन्य क्षेत्र है यह कितना है, तो यह 7.27% है। ठीक है, और यह वर्ष 2019 के वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार है साथी, यह आप लोग याद रखेंगे। हम बात करें आगे तो कहता है आपका कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अहवाद सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, जल्दी जल्दी बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी बता दें साथी, आप सभी से विनती है, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए जल्दी बताइए। तो याद रखेंगे साथी, यह आपका हो जाएगा दादा भाई नेरोजी के द्वारा। ठीक है, दादा भाई नेरोजी ने भारत का आर्थिक अफवाह का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जो कि मुख्यतः ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय पर किए जा रहे अत्याचार का विरोध स्वरूप था, और इन्हें द ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है साथी, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। कहता है क्वेश्चन नेक्स्ट, कौन सा व्यापार संघ भारत में सबसे पुराना है? जल्दी बता दीजिए, संघ भारत में सबसे पुराना जो व्यापार है कौन सा है? क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, और जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है साथी, तो जल्दी इसका आंसर करते चले। यह आपका हो जाएगा अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस जो है, AITUC जो है साथी, यह क्या है तो सबसे पुराना व्यापार संघ है भारत का, इसको याद रखेंगे। इसकी स्थापना की हम बात करें तो याद रखना है आप सभी को 31 अक्टूबर 1920 की क्या होता है साथी, इसका स्थापना होता है। कहाँ होता है? बम्बई में होता है। किसके द्वारा होता है? लाला लाजपत राय और जोसेफ और NM जोशी के द्वारा होता है। तो इन तीन प्रमुख व्यक्ति को याद रखेंगे। और इस संस्था का जो अध्यक्ष होते हैं वह कौन होते हैं तो साथी इस संस्था के अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे पहले, उसके बाद आपका दीवान चमन लाल बन जाते हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न कहता है निम्न में से कौन चटगांव शस्त्रागार लूट में शामिल नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी, और यह आपका मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट कहीं ना कहीं टॉपिक है। चटगांव शस्त्रागार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को यह पढ़ना होगा साथी जब आप डिटेल में कभी पढ़ेंगे। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए तो यह होना चाहिए साथी आपका दिनेश गुप्ता। ठीक है, चटगांव शस्त्रागार लूट घटना जो हुआ था यह कब हुआ? 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में, जिसमें सूर्य सेन के नेतृत्व में सभी ने अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुई थी, और इस लूट में इनका साथ कल्पना दत्त दिए थे, प्रीतिलता वाडेकर दिए थे, और दिनेश गुप्ता दिए थे साथी, जो कि दिनेश गुप्ता इसमें पकड़े जाते हैं। इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न कहता है स्थल मंडल शब्द किससे संबंध रखता है? जल्दी से इसका आंसर कर दें कि स्थल मंडल जो शब्द है साथी यह किससे संबंध रखता है। इसका राइट आंसर होगा आपका साथी वह क्या है तो पृथ्वी के का पटल,
क्या है साथी, पृथ्वी के पटल से संबंध रखता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करें तो क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका कह रहा है क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे। प्रश्न आपका आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप सभी को देखिए, क्लास कितना भी लंबा होता है, मेरा प्रयास रहता है कि आप सभी को पूरा इस एक क्वेश्चन का जितना भी तोड़ बता सकें बता देते हैं। हम भी देख रहे हैं साथी यूट्यूब पे ऑनलाइन, हम भी देख रहे हैं, इस प्रकार से कोई नहीं बता रहा है जितना हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप लोग तरह तरह के कमेंट कर देते हैं, चाहे वो वीडियो के कमेंट हो या फिर आप टेलीग्राम पे हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा मेरा मजबूरी है, हम बार बार बोल रहे हैं आपको मैथ रीजनिंग का मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें। हम भी किसी ऐसे व्यक्ति को तो नहीं ना आपके सामने रख सकते हैं जो कि आपको समझा ही ना पाए। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बिल्कुल क्वालिफाई होगा, उसको ऑलरेडी आता होगा, एक्सपीरियंस होगा, तभी तो आपको पढ़ा पाएगा, तभी तो आपको समझा पाएगा और आपका सिलेक्शन करवा पाएगा। इसलिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है, आप लोग पेशेंस बनाए रखिए। जल्द ही आपके लिए मैथ और रीजनिंग का टीचर आ जाएंगे चैनल पे, ठीक है। प्रश्न कह रहा है, जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है। याद कीजिएगा साथी, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 आपको पढ़ाए थे, तो उसमें बताया गया था कि विश्व में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, सूर्य अस्त कहाँ होता है। इस बात को आप लोग याद कीजिए। उसी वक्त आपको बताए थे कि साथी जापान के बारे में। जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए, इसका आंसर कर दीजिए। पूरा हिंट हम दे दिए हैं एक तरह से, तो जल्दी बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका साथी, सूर्य अस्त होने से ही सूर्य उदय हो जाता है। यह आपका राइट आंसर होगा, जो कि हम बता भी दिए हैं। अब क्या इसमें बताना है। बाद में अगर बात करें साथी तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विश्व हीरा आपूर्ति में निम्नलिखित में से कौन से देश वर्धाक योगदान देता है। जल्दी बता दीजिए, विश्व हीरा आपूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्धाधक योगदान देता है। जल्दी इसका राइट आंसर कीजिए। आप सभी के सामने क्वेश्चन दिया गया है, ऑप्शन भी है, जल्दी जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर होगा साथी रूस, ठीक है। रूस इसका राइट आंसर होगा, जो कि सबसे बड़ा केंद्र एवं नेटवर्क बेल्जियम में है इसका। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो उत्पादन की अगर बात की जाए तो यह रूस है, लेकिन नेटवर्क की अगर बात की जाए तो वो बेल्जियम हो जाएगा, ठीक है। दोनों बात आप लोग याद रखेंगे। किसी भी तरह का इस पर क्वेश्चन आए साथी, आपको नहीं छोड़ना है, यही मेरा प्रयास है और इसी बार आपका सिलेक्शन लेना है, क्योंकि बिहार सरकार का कोई भरोसा नहीं है। आप सभी काफ़ी दिन से शिक्षक भर्ती के लिए इंतजार किए हैं, ये बात हम भी देख रहे हैं, इसीलिए हम भी पूरा जोर लगा रहे हैं कि आप सभी का इस पर सिलेक्शन होना चाहिए। कहता है, सिरोको तूफान, ध्यान दीजिएगा, सिरोको तूफान की सही दिशा का चयन कीजिए। अब बताइए साथी, पहले तो ये आपको जानकारी होना चाहिए कि सिरोको तूफान क्या है, तभी आप उसका दिशा के बारे में बता पाएंगे, ठीक है। फिर भी आप लोग गेस कीजिए, क्वेश्चन आपका सामने है और ऑप्शन भी आपके सामने है। एक्सप्लेन करना मेरा काम है, हम जरूर करेंगे। क्या होना चाहिए, जल्दी से आप लोग गेस कर दीजिए। साथ ही इसका राइट आंसर होगा आपका सहारा से भूमध्य सागर। अब हम बात करेंगे सिरोक तूफान के बारे में। ध्यान दीजिएगा, सिरोक तूफान जो है साथी, यह सिरोक गर्म शुष्क तथा रेत से भरी हवा और जो सहारा से रेगिस्तान भाग में उत्तर की ओर भूमध्य सागर को पार करती हुई इटली और स्पेन में प्रवाहित होती है। इसको आप लोग याद रखेंगे सिरोक तूफान के बारे में, ठीक है। इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम बात करें। कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक है। जल्दी जल्दी करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा साथी मरुस्थल। क्या होगा, मरुस्थल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें हम आगे, कह रहा है निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। साथी बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए साथी कि जो अपना पृथ्वी है, यह जो अपना ग्लोब है, यह क्या है साथी, तो इसमें इस ग्लोब पे जितने भी देश हैं उसको 7 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 7 भागों में बांटा गया है, 7 महाद्वीप हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। तो जरा बता दीजिए कि निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा साथी आपका अफ्रीका, ठीक है। क्या हो जाएगा, अफ्रीका। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह आपका 37 पॉइंट साथी 37 डिग्री पॉइंट आपका 14 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 34 डिग्री 50 सेकेंड दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे।
चलिए आगे हम बात करें तो कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जल्दी बता दीजिए क्योंकि अभी आपसे 2011 का ही जनगणना पूछा जाएगा। 2023 का जनगणना आने वाला है, लेकिन केंद्र सरकार अभी, और आप सभी को पता होगा कि राज्य सरकार जो जातिगत जनगणना करवा रही थी वो तो हाई कोर्ट के साथ तरफ से उसका रोक लगा दिया गया है। तो उम्मीद है कि यह आपको 24 में देखने को मिलेगा नया वाला जनगणना। तब तक आप सभी को 2011 के ही जनगणना याद रखना होगा। तो जल्दी बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका साथी मिजोरम। क्या होगा? मिजोरम हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के मिजोरम राज्य के आदिवासी की आबादी का जो प्रतिशत रहा है वह कुल आबादी का तुलना में सबसे अधिक देखा गया है। और वर्तमान में मिजोरम की हम बात करें तो लगभग साथी 95% जनसंख्या आदिवासी मूल रूप की देखी गई है। यह भी आप लोग याद रखेंगे। वर्तमान का हम डाटा बता रहे हैं आप सभी को, तो याद रखेंगे। कहता है राष्ट्रीय पोषण संस्था एक अनुसंधान संस्था है जो कि इस राज्य में स्थित है। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश है। जल्दी बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ध्यान देंगे साथी, यह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय पोषण संस्था हैदराबाद में स्थित है साथी, और उस्मानिया विश्वविद्यालय के एक संगठनात्मक इकाई के रूप में जैव प्रौद्योगिकी अनुसंस्था आधारित संस्था है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। हम बात करें आगे। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित शहरों में से किस शहर के निकट पालीताना मंदिर स्थित है? जल्दी बता दीजिए। पालीताना मंदिर की बात की जा रही है तो यह किस शहर के निकट स्थित है? आप लोग के सामने ऑप्शन भी है, जल्दी कीजिए। साथ ही यह भावनगर होगा। अब आपको दिक्कत हो रहा होगा कि सर भावनगर कहाँ है? ध्यान दीजिएगा, भारतीय राज्य के गुजरात के तट के सबसे, एक सेकंड साथी, एक सेकंड, हम ये वाला आपका थोड़ा सा भूल गए थे, इसका हम एक्सप्लेनेशन कर रहे थे। कहता है भावनगर, ठीक है। भावनगर कहाँ है इसको याद रखेंगे। तो साथ ही यह भावनगर जो है यह गुजरात के स्थित है, गुजरात में स्थित है भावनगर, जहाँ पे एक जैन मंदिर है जो कि किसके द्वारा निर्माण किया गया था? तो शत्रुंजय पहाड़ी पर स्थित है और इससे संकुचन नदी निकलती है। यह भी आप लोग याद रखेंगे। इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1311 ईस्वी में, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम आगे। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है साथी, आपका 3 क्लास हम ले रहे हैं अभी वर्तमान में 3 क्लास ले रहे हैं, और ऑफलाइन भी हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो जाता है, ठीक है ना। ऐसा मत समझिएगा कि सर को रीडिंग नहीं मारने आ रहा है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा एक्चुअली में इतना ज़्यादा उम्मस है, गर्मी है, आप सभी देख रहे होंगे, तो थोड़ा सा हम भी इंसान हैं। चलिए, कह रहा है आपका प्रश्न कि निम्न में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? और एक बार नहीं साथी, कई बार बताया गया है कि सबसे लंबी जो राज्य की तट रेखा है यह कौन है? कई बार बताए हैं, जल्दी बताइए। हमें लगता है कि आपको ऑप्शन नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी हम ऑप्शन आपको सामने रख देते हैं। आप जल्दी बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। महाराष्ट्र है, गुजरात है और तमिलनाडु आंध्र प्रदेश है। क्या होगा साथी? तो याद रखेंगे, यह आपका गुजरात हो जाएगा। गुजरात हो जाएगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं साथी। तो थोड़ा सा यहाँ पे और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान लीजिएगा। गुजरात का जो तटीय रेखा है यह कितना है आपसे पूछ देगा, तो याद रखेंगे 16 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर है साथी। वहीं आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश की कितना है? तो 960 किलोमीटर। तमिलनाडु की कितना है साथी? तमिलनाडु का 720 किलोमीटर। और कर्नाटक का कितना है? तो 400 किलोमीटर है। तो इसमें आप देख रहे होंगे साथी, सबसे ज़्यादा किसका है? गुजरात का है। चलिए देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, हम शुरू से ही कर रहे हैं कि आप लोग कॉपी में लिख लिया कीजिए। हर चीज़ हर आदमी के दिमाग में नहीं रहता है। दुनिया में इतना ज़्यादा नॉलेज है कि कोई भी आज तक रख नहीं पाया है। तो आप लोग नोट डाउन कीजिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। कंपटीशन बहुत हाई हो रहा है साथी समय के अनुसार। कह रहा है माजुली संसार का सबसे बड़ा द्वीप नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन भी आप ही के सामने है। साथ ही यह आपका हो जाएगा असम, ठीक है। माजुली द्वीप जो है संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि असम राज्य के ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। और इसकी हम लंबाई की बात करें साथी, तो यह 1250 किलोमीटर है।
ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए बढ़ते हैं आगे। कहता है देशों के निम्नलिखित समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा झांसा करती है? जल्दी बता दीजिए साथी, कौन इसमें होना चाहिए इसका राइट आंसर। आप सबको बता रहे हैं कि भारत में साथी और बिहार का जितने राज्य हैं, कौन कौन राज्य किस किस से सीमा झांसा करता है, किस किस देश से सीमा झांसा करता है, आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। ज्योग्राफी में आपसे यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है साथी। हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि नदी तंत्र याद कर लीजिए, पर्वत पठार याद कर लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट ये दर्रा याद कर लीजिए, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं याद कर लीजिए, बस काफ़ी है आपके लिए और आपका ज्योग्राफी क्लियर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा पहले ये आप लोग बता दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर होगा साथी भूटान, चीन और म्यांमार। आप सभी लोग कहेंगे कि सर ज़्यादा कुछ बोलते हैं, आप ज़्यादा बकवास करते हैं, लेकिन आपके लिए बोलते हैं, जो एक्सपीरियंस रहा है आज तक वही आपको बताते रहे हैं, बस और क्या। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो कहता है सर ग्रीक कहाँ स्थित है? सर क्रीक जो है यह कहाँ स्थित है? जल्दी बता दीजिए सर क्रीक जो है कहाँ स्थित है? जल्दी जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए ऐसा आज का जो क्वेश्चन है कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होंगे, 100% हम बता रहे हैं कि वो लोग सुने तक नहीं होंगे, बहुत ऐसे एस्पिरेंट होंगे। क्वेश्चन जो है आज बहुत डेप्थ में पूछ रहा है आपसे, तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा जो है इसको हम क्या कहते हैं साथी? तो सर ग्रीक कहते हैं। यह सर ग्रीक किसका नाम था, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो साथी थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सर ग्रीक किसके नामकरण पे रखा गया है, तो यह आपका हो जाएगा साथी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो ये आप सभी लोग को बताना है कि सर ग्रीक जो थे यह किसके नामकरण पे रखा गया था, इस जगह का, इस सीमा का, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें। तो कह रहा है आपका प्रश्न कि भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु वह किसी भी संघ शासित राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है? साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक प्रकार से आपको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए वहाँ पे हम नहीं होंगे या फिर आपको कोई फ्रेंड सर्किल नहीं होंगे एग्जाम हॉल में। क्वेश्चन ऐसा ही फंसाया जाता है क्योंकि कंपटीशन हाई हो रहा है और सिलेबस भी सीमित है। इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, याद रखेंगे, सिलेबस भी सीमित है, एग्जामिनर को उसी में से क्वेश्चन पूछना होता है। तो इसी तरह से क्वेश्चन को क्या करता है साथी, घुमाता है और फंसाता है। तो आप लोग इसको अगर सीधा पूछा जाता तो आप इसका सही उत्तर कर पाते, लेकिन कितना घुमाया है। भारत कौन सा संघ शासित प्रदेश है जिसमें 4 जिले हैं? पहला यहाँ पे कंफ्यूज बच्चा हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है वह किसी संघ शासित राज्य के साथ सीमा झांसा नहीं करता है। तो यहाँ पे 2 चीज़ फंसाने का कोशिश किया गया है। अब आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा पहले ये बताइए, फिर हम आपको अच्छे से समझाएंगे। जल्दी बताइए, टाइम कम है। इसका राइट आंसर होगा साथी पुडुचेरी, ठीक है। पुडुचेरी जो है ये भारत के पूर्व एवं एशिया घाट पर स्थित है और इसके क्या है साथी, तो इसके 4 जिले हैं। कौन कौन? पुडुचेरी और कारेकाल जो कि पूर्व तट पर है तमिलनाडु के, यानम जो कि आंध्र प्रदेश है, और साथ ही आपका माहे जो कि केरल से सटा हुआ है। यह पश्चिम घाट पर स्थित है। इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे पुडुचेरी के बारे में, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें। तो कहता है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार हम बोल रहे हैं क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बेहतरीन है। जितना ज़्यादा आप इसको सही कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका तैयारी बेहतरीन होगा। इसका राइट आंसर साथी आपका हो जाएगा क्या? तो यह आपका हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश, ठीक है। क्या हो जाएगा साथी? बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, इसको आप लोग याद रखेंगे। हम बांग्लादेश की अगर लंबाई की बात करें तो याद रखेंगे साथी 4000 साथी 96.7 किलोमीटर है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो आता है यह भी आपसे पूछ दिया जाएगा, तो अच्छे से याद रखेंगे। थोड़ा क्लास लंबा हो लेकिन सब कुछ क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट आता है साथी बांग्लादेश, सेकंड आता है चीन, उसके बाद आपका आता है पाकिस्तान, उसके बाद आपका आता है साथी नेपाल, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद भूटान, उसके बाद आपका अफगानिस्तान। तो इतने जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साथी यह आपको क्रम अनुसार दिया जा सकता है, तो याद रखेंगे, ठीक है। क्रम अनुसार हम आपको बता दिए हैं, आप लोग 2-3 बार रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है।
कह रहा है औसत स्थिर लागत चक्र डैश होती है। औसत स्थिर लागत चक्र डैश होती है, किसकी होती है? तो इसका साथ ही आपका यू आकार वाली होती है। क्या होती है? यू आकार वाली होती है, याद रखेंगे आप सभी लोग। बात करें हम आगे, कह रहा है प्रश्न आपका प्रति व्यक्ति आय बराबर है। साथ ही प्रति व्यक्ति आय बराबर जल्दी बताइए क्या है? क्या हुआ? राष्ट्रीय आय देश की कुल आबादी, राष्ट्रीय आय प्लस जनसंख्या, राष्ट्रीय आय माइनस जनसंख्या, राष्ट्रीय आय गुना जनसंख्या। क्या होना चाहिए? जल्दी जल्दी बताइए। इजी क्वेश्चन है, सच्ची बता रहे हैं, बहुत इजी है। इसका राइट आंसर होगा साथी राष्ट्रीय आय भाग देश की कुल आबादी। यह आपको क्या करता है? तो प्रति व्यक्ति आय निकालने में यही आपका फॉर्मूला यूज होता है साथी। प्रति व्यक्ति आय का जो सबसे पहले भारत में सिद्धांत दिए थे, किसने दिया था? जल्दी बताइए, कई बार बताया गया है। तो दादा भाई नेरोजी ने दिया था। ठीक है, दादा भाई नेरोजी के द्वारा ये प्रति व्यक्ति आय का सबसे पहले बताया गया था। कब, कितना बताया गया था? तो 20 रुपया बताया गया था। ठीक है, 20 रुपया बताया गया था, याद रखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे हैं। फिर समय समय पर परिवर्तन होते गए, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। धन निष्कासन के सिद्धांत कौन दिए थे? तो यह भी दादा भाई नेरोजी ही दिए थे। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। प्रश्न कह रहा है आप सभी का, देखिए मेरे समझाने का तरीका कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, आप सभी से विनती कर रहे हैं, मेरे तरफ से 100% कोशिश करते रहता है कि आपको समझा पाए। फिर भी शायद आपको समझ में ना आ रहा हो या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, इरिटेट हो रहे हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम अपने आप में बदलाव बिल्कुल करते रहेंगे। कहता है पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? जल्दी जल्दी बताइए साथी, क्वेश्चन बहुत इजी है। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत आसान है, सच में बता रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा साथी आपका यहाँ पे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर साथी डी, अनुच्छेद 243 जी के तहत। ध्यान दीजिएगा, वर्ष 1952 में साथी 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 11वीं अनुसूची के अंतर्गत इसको क्या कहा था साथी? अनुच्छेद 243 को जोड़ा गया था। क्या आप ही इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, याद रखेंगे। किस अनुच्छेद में? तो साथी 243 जी। किस संविधान संशोधन में? तो 73वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सारा चीज बता रहे हैं, आप किसी के सामने अगर बात भी कर लेंगे ना, तो आपसे लोग घबरा जाएंगे कि बंदा तैयारी किया है। इस बार सिलेक्शन इसका निश्चित है। तैयारी कीजिए तो थोड़ा इस प्रकार से कीजिए। कहता है नागरिकता कानून कब पारित हुआ? जल्दी बताइए साथी, आप सबको पता होगा, हाल ही का मुद्दा है और सब लोग जानते होंगे कि एनआरसी जो आया था, काफ़ी देश में दंगाएं हुए थे, काफ़ी हंगामा हुआ था विरोधी दलों के द्वारा। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा साथी 11 दिसंबर 2019 को। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आप देखे होंगे कि पटना में भी, अलग अलग राज्य में, अलग अलग क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा केंद्र सरकार का इसमें विरोध किया गया था, फिर भी लेकिन कुछ नहीं हुआ। चलिए, कहता है उपभोक्ता अधिवेश सर्वाधिक होता है। उपभोक्ता अधिवेश सर्वाधिक होता है साथी किसका? तो याद रखेंगे आरामदायक वस्तुओं में। ठीक है, आरामदायक वस्तुओं में। विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश से बनी थी? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है और जीके का साथ ही यह प्रश्न है। जल्दी बता दीजिए कि विश्व में प्रथम जो महिला प्रधानमंत्री थी साथी किस देश की थी? क्या वह भारत थी, इजराइल था, पाकिस्तान था या फिर श्रीलंका था? इसमें पाकिस्तान तो 100% नहीं होना चाहिए। आगे बात कीजिए, आगे क्या होना चाहिए? आगे क्या होना चाहिए जल्दी बताइए। देखिए हम आपको 3 ऑप्शन दे दिए हैं, एक हटा दिए हैं। चलिए इसका राइट आंसर होगा साथी आपका श्रीलंका। क्या होगा? श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री साथी श्री आमो भंडार नायके बनी थी। नाम याद रखेंगे, क्या नाम था इनका? तो श्री आमो भंडाराय नायके नाम था इनका, जो कि यह श्रीलंका की नहीं बल्कि पूरे विश्व की प्रथम प्रधानमंत्री थी महिला में। चलिए आगे हम बात करें। कहता है कौन सा एक देश अब भी राजा द्वारा शासित करता है? जल्दी बताइए। ईरान है, इराक है, अफगानिस्तान है और सऊदी अरब है। साथ ही यह नहीं बता पाएंगे तो फिर बेकार हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। देश दुनिया का थोड़ा सा भी अगर आपको समझ होगा तो 100% इसका आंसर दे दीजिएगा। क्या हो जाएगा? सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है साथी यह बहुत ज़्यादा क्या है, अमीरों का देश कहा जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डॉलर है, बहुत ज़्यादा पैसे हैं।
और वर्तमान में भी यहाँ पे राजा का शासन है, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो याद रखेंगे, कहता है CTVT व्यक्त करता है, CTVT व्यक्त करता है, क्या करता है व्यक्त? तो याद रखना है आप सभी को, यह करता है साथी शस्त्र नियंत्रण उपाय का। ठीक है, शस्त्र नियंत्रण उपाय का करता है CTVT, अर्थात व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि करता है, और ये विभिन्न देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय समझौताएं प्रदान करती हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है साथी, CTVT के बारे में याद रखना है आप सभी को। क्वेश्चन कह रहा है, जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किसने किया था? जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किसने किया था? जल्दी बताइए क्या होना चाहिए। साथी आपके सामने क्वेश्चन है, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा रूसो ने। बहुत इंपॉर्टेंट बात है साथी, और रूसो के कौन नहीं जानता होगा, पॉलिटिकल साइंस के बहुत ही बड़े विद्वान रहे हैं रूसो, जिनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है साथी पॉलिटिकल साइंस में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे आप सभी लोग कि रूसो का इच्छा था साथी जन इच्छा, और यह हमेशा लोक कल्याणकारी की बात करते थे, यह भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, जनता की भरोसों पे यह विश्वास करते थे, जनता की बात करते थे, तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। कहता है, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षण किसके लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षण के रूप में काम करता है? क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन भी आपके सामने है साथी, जल्दी जल्दी बताइए। संघ सरकार, राज्य सरकार, संघ और राज्य सरकार, न तो संघ न ही राज्य सरकार, क्या होना चाहिए? जल्दी बताइए क्या होना चाहिए। यह आपका हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर सी, संघ और राज्य सरकार। ध्यान दीजिएगा, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक संघ और राज्य के साथ किसी अन्य निकाय के लेखाओं की जांच करता है, और यह केंद्र सरकार का एक मुनीम होता है। क्या होता है? केंद्र सरकार का एक मुनीम होता है। चलिए, कह रहा है, एकल स्थानांतरणीय मत प्रणाली प्रत्येक मतदान सदस्य अपनी प्राथमिकता बनाता है। जल्दी बता दीजिए साथी, एकल स्थानांतरणीय मत प्रणाली जो है यह प्रत्येक मतदान सदस्य अपनी क्या करता है? तो प्राथमिकता बनाता है। कैसे? जल्दी बताइए। दो विकल्प, केवल एक विकल्प, या फिर यहाँ पे और भी है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, क्वेश्चन आज का सच में बहुत बेहतरीन है, मेरा मूड फ्रेश हो गया है आज का क्वेश्चन देख के। कुल सदस्य से एक कम या फिर सभी के लिए मतदान। जल्दी जल्दी कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? साथ ही इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो इसका राइट आंसर होगा क्या? तो इसका हो जाएगा साथी दो विकल्प। ठीक है, कोई भी अधिनियम विधायिका द्वारा बनाया जाता है, उस अधिनियम या एक्ट या कानून को कार्यपालिका द्वारा लागू कराया जाता है। यह बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे कहता है, एक सेकंड साथी, इसका राइट आंसर क्षमा चाहेंगे, थोड़ी क्षमा चाहेंगे सारी। ठीक है, इसका राइट आंसर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर होगा सभी के लिए मतदान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे साथी, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज काफ़ी ज़्यादा हमें हरासमेंट है थोड़ा सा, तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। बार बार हम लगातार बोल रहे हैं, आज काफ़ी ज़्यादा हरासमेंट है, लेकिन आपका क्लास रेगुलर किए हुए हैं ताकि आपको या प्रैक्टिस सेट आपका अपसेंट ना हो जाए, बस यही थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कीजिए। कह रहा है, कानून को लागू करने का कार्य है किसका है? कार्यपालिका है, विधानमंडल, या फिर न्यायपालिका, या फिर स्थानीय सचिव। जल्दी बता दीजिए। पॉलिटिव का बेहतरीन प्रश्न है, कानून को कौन लागू करता है साथी? जल्दी बताइए, कौन लागू करता है? तो याद रखना है आप सभी को, कानून को जो लागू करता है कार्यपालिका करते हैं। ठीक है, कार्यपालिका करते हैं कानून को, इसको आप लोग याद रखना है आप सभी को। कार्यपालिका कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री के जो मंत्री परिषद होते हैं साथी, वही तो कार्यपालिका होते हैं, वही ना कार्यपालिका होंगे। बिल्कुल सही है। विधायिका कौन बनाएंगे? संसद के लोग बनाएंगे, वही तो कार्यपालिका हुए। कोई दिक्कत? चलिए आगे हम करते हैं। कहता है, केंद्रीय सरकार के सिविल अधिकारी में सर्वोच्च कोच कौन है? साथ ही जल्दी बताइए, केंद्रीय सरकार के सिविल अधिकारी में सर्वोच्च कौन है? महान्यायवादी, के कैबिनेट सचिव, गृह सचिव और प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव। साथ ही जल्दी बताइए, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो याद रखेंगे, यह कैबिनेट सचिव होंगे। ठीक है, कैबिनेट सचिव जो होते हैं यह साथी केंद्र सरकार या फिर भारत सरकार का मुख्य सिविल अधिकारी होते हैं, याद रखेंगे। प्रधानमंत्री के बाद अगर बात की जाए तो यह कैबिनेट सचिव भी होते हैं, जो कि कोई भी आदेश दे सकते हैं। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा, और इस आदेश को देश में या फिर राज्य में लागू किया जाएगा, या फिर अधिकारियों के द्वारा पालन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो कहता है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत व्यापारिक संगठन डैश की
सूची का विषय है। जल्दी बता दीजिए क्या होना चाहिए, जल्दी बताइए इसमें क्या होना चाहिए। तो समवर्ती सूची कई बार बताया गया है साथी। समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची, 3 प्रकार के विभाजन है। संघ सूची में क्या है, तो संघ सूची में केंद्र सरकार को ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं और केंद्र सरकार का इसमें कार्य होता है। राज्य सूची में राज्य का अपना अलग अलग कानून होता है और समवर्ती सूची जो होता है इसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कह रहा है आपका क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत भवनों एवं भूमि पर कर डैश सूची का विषय है। जल्दी बताइए क्या है इसका राइट आंसर, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर क्या है साथी, जल्दी बताइए। आपके सामने क्वेश्चन फिर से दोहराया गया है और ऑप्शन आपका फिर से दोहराया गया है। ठीक है, क्वेश्चन दोहराया नहीं गया है, क्वेश्चन अलग है लेकिन ऑप्शन आपका दोहराया गया है। तो फिर से बता दीजिए, अभी हम बता दिए हैं, जल्दी बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। फिर से वही बात हो गया साथी, समवर्ती सूची। समझिएगा कहना क्या चाहता है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के तहत भवनों एवं भूमि का पर जो कर वसूलने का अधिकार है या किसका है, तो समवर्ती सूची का। राज्य सरकार भी कर वसूलती है और केंद्र सरकार भी कर वसूलती है, हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। तो साथ ही आगे आपका जो कह रहा है, यह कह रहा है क्या कि विद्युत परिपथ में फ्यूज संयोजित होता है, किससे होता है साथी, तो यह आपका हो जाएगा क्या, तो जीवित तार के साथ श्रृंखला में। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सी तरंग निर्वात से नहीं गुजर सकती है। निर्वात से कौन सी तरंग नहीं गुजर सकती है, तो यह आपका हो जाएगा साथी ध्वनि। ठीक है, ध्वनि जो है साथी यह क्या है, तो याद रखेंगे ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है और इस प्रकार के तरंगों की संरचना जो होती है इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए इस प्रकार की तरंग का संरचना निर्वात में नहीं हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है जब एक बार चुंबक, जिसको हम मैग्नेट भी कहते हैं, 2 समान भागों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक भाग की ध्रुवीय क्षमता होती है। क्या होती है, क्वेश्चन का लेवल बेहतरीन से बेहतरीन है और यह सब जो प्रश्न है थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का है। आप कॉपी पे बनाएंगे तो सारा आंसर बेहतरीन ढंग से निकाल पाएंगे। जल्दी बताइए क्या होना चाहिए। यह हो जाएगा साथ आपका क्या, तो ऑप्शन नंबर डी, पूर्ववत बनी रहती है। ठीक है, यह आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करें, कह रहा है लेड स्टोरेज बैटरी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। लेड स्टोरेज बैटरी में निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं साथी, तो यह आपका हो जाएगा क्या, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है इसलिए हम थोड़ा इस पर जिक्र भी करेंगे कि लेड स्टोरेज बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल के विलय का 38% जो है यह आपका क्या रहता है साथी, तो 38% हिस्सा का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट बात बताए हैं, याद रखेंगे। कहता है गर्मियों में अत्यधिक पसीने से बचाव के लिए निम्न में से कौन सा यौगिक घमौरी नाशक पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिए, ये सब क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, ये हम पहले ही आपको बता दिए हैं, लेकिन चलिए दिया गया है तो हम पढ़ लेते हैं इसको। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बता दीजिए। यह मुझे नहीं लगता कि आपको बताना चाहिए, यह नहीं लगता है मुझे बताना चाहिए, जल्दी बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा साथी आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका एक सेकेंड साथी, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा बोरिक अम्ल। क्षमा चाहेंगे, बोरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, चलिए बोरिक अम्ल जो होता है यह आपका क्या होता है, इसका फॉर्मूला तो H3BO3। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे, फॉर्मूला को याद रखेंगे, चीज़ याद रहे या ना रहे फॉर्मूला याद रहना चाहिए। कहता है पदार्थ जिसका उपयोग खाद्य पदार्थ के परीक्षण में किया जाता है, क्या होगा, क्या होगा, जल्दी बताइए। तो ये होगा बेंजोइक अम्ल के सोडियम लवण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो हो इसका राइट आंसर होगा। सूक्ष्म जीवाणु द्वारा खाद्य पदार्थों को सड़ने या फिर खराब होने के बचाने के लिए साथ ही खाद्य परीक्षण पदार्थों का प्रयोग किया जाता है जो कि सोडियम बेंजोनेट के माध्यम से होता है। कहता है ऐसे सूक्ष्म जीवी जो बीमारी पैदा करते हैं कौन हैं, ऐसे सूक्ष्म जीवी जो बीमारी पैदा करते हैं साथी, या कौन है इसमें, तो रोगाणु है। कौन है, रोगाणु है, याद रखेंगे। हम बात करें आगे तो कहता है संक्रामक रोग SARS का पूर्ण रूप है, किसका है साथी, जल्दी बताइए साथी, जल्दी जल्दी कीजिए आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सीवियर एक्यूट
रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है यह आपका क्या हो जाएगा साथी, राइट आंसर होगा। ठीक है, SARS एक संक्रामक रोग है जो कि निमोनिया रोग फैलाता है और इसका पूर्ण रूप जो है यह आपका सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है। इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। कहता है रेबीज क्या है, जल्दी बताइए। बहुत बार बताया गया है रेबीज के बारे में और किस कारण से होता है यह भी बताया गया है। जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए आप सभी लोग। रेबीज जो है साथी यह क्या है, तो एक विषाणु जनित रोग है। याद रखना है आप सभी को, क्या है, विषाणु जनित रोग है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यह लगभग आपका 4 से 12 सप्ताह तक रहता है यह रोग, यह भी आपको याद रखना होगा। कहता है पादप की वह प्रजाति जो कम पानी में जीवित रह सकती है कौन है, जल्दी बताइए। पादप का मतलब कई बार बताए हैं पेड़ पौधा होता है, तो कौन सा पेड़ पौधा की प्रजाति है साथी जो कि कम पानी में भी काफ़ी दिन तक जीवित रह सकती है, जल्दी बताइए। यह हो जाएगा साथी आपका मरुदभिद। ठीक है, मरुदभिद जो है यह पादप में कम से कम जीवित रहने वाली प्रजाति है, यह आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करें तो कहता है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी बता दीजिए। और सब लोग जानते होंगे महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे कौन थे, जल्दी बताइए। क्वेश्चन बहुत ईजी है, गोपाल कृष्ण गोखले थे। साथ ही गोपाल कृष्ण गोखले जो थे यह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, यह आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और आपसे पूछ देगा यहाँ पे अब कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे। देखिए कितना लेवल का बता रहे हैं जो कि अभी तक कोई नहीं बताया होगा। अब बताइए कि अब कौन आपको बताएगा यह बात। तो यहाँ पे इसको भी आप लोग जानकारी रखेंगे साथी कि महात्मा गांधी के जो गुरु थे वह गोपाल कृष्ण गोखले थे और गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक गुरु थे वह कौन थे साथी, तो वह थे आपका, ध्यान दीजिएगा साथी, वो थे आपका गुरु रनाडे। ठीक है, कौन थे, गुरु रनाडे थे। विनोबा भावे को गांधी जी के उत्तराधिकार भी माना गया था इस प्रकार से, और साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को गांधी जी का राजनीतिक उत्तराधिकार माना गया था। 3-4 क्वेश्चन बताए हैं क्या क्या। पहला, गांधी जी का गुरु कौन रहा है राजनीतिक, उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु कौन रहा है, फिर आपको यह पता है कि पंडित नेहरू जो थे यह गांधी जी को क्या मानते थे। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। कहता है वंदे भारत मातरम जो है यह किस पुस्तक से संबंधित है, जल्दी बताइए साथी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। यह कहाँ है, तो आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ जो कि साथी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा इसका क्या किया गया था, प्रतिपादित किया गया था, इसको लिखा गया था, याद रखना है आप सभी को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो कहता है मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई। इजी क्वेश्चन है, फिर से बता रहे हैं। देखिए इजी क्यों है, हम इजी बार बार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे सब पता है, आपको भी ऐसा पता होना चाहिए। आप भी अगर अच्छे ढंग से पढ़ेंगे 100% सभी को पता हो जाएगा। तो साथ ही यह आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर साथ ही ढाका। आपको पता होना चाहिए साथ ही ढाका में क्या होता है, तो इसका मीटिंग होता है, मीटिंग बुलाया जाता है। किसके द्वारा मीटिंग बुलाया जाता है, तो 1906 ईस्वी में। इसलिए मीटिंग में कौन कौन होते हैं, तो याद रखेंगे एक समीतुल्लाह खां होते हैं, आगा खां होते हैं और नवाब मोहन सिंह होते हैं। ये 3 व्यक्ति होते हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी बताइए साथ ही इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यह हो जाएगा साथी आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1891 से लेकर 1956 के ईस्वी में। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा हम साथी बात करना चाहेंगे बाबा साहब के बारे में, ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो इनका जो जन्म हुआ था यह कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 को। एक महार जाति के होता है साथी, जो कि यह मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था साथी। और उन्होंने बम्बई के एलिसंट कॉलेज से स्नातक तथा कोलंबिया विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए और पीएचडी की परीक्षा पास किया था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने 1923 में वह वेस्टलिस्ट चले गए थे, जो कि जुलाई 1924 में इन्होंने बम्बई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना भी की थी। तो आपसे पूछ देगा कि बहिष्कृत हितकारी सभा किसकी थी, तो याद रखेंगे साथी यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के थे। और इसकी स्थापना कब की जाती है, तो वर्ष 1942 में। ठीक है, वर्ष 1942 में की जाती है, जो कि अनुसूचित जाति
के संघ का गठन किया जाता है इसमें, और वह स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री भी रहे हैं, यह भी आपको याद रखना होगा। तो बहुत कुछ बता दिए हैं इनके बारे में, उम्मीद करते हैं कि आप सबको अच्छा लगा होगा। कहता है खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। क्वेश्चन बहुत आसान है, जल्दी जल्दी बताइए। आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है, लेकिन साथ ही आपको समझाना मेरा फर्ज, मेरा कर्तव्य है, इसलिए लेक्चर चाहे जितना भी बड़ा हो, इस बार सुपर टेट क्लियर तो होकर ही रहेगा। इसका राइट आंसर हो गया आपका साथी क्या, याद रखेंगे, राइट आंसर आपका 1922 होगा। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सिंपल क्वेश्चन है साथी, यह हुई थी आपका 1885 में। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें तो कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि भारत की सती प्रथा को किसने समाप्त किया। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सती प्रथा की बात की जा रही है, बहुत बड़ा बदलाव हुआ था। यह कब हुआ था साथी, किसके द्वारा किया गया था? तो यह आपको याद रखना है, लॉर्ड बैटिंग के समय में। ठीक है, लॉर्ड बैटिंग के समय में साथी, और किसके प्रयासों से हुआ था? सबसे बड़ी बात, हम लोग अंग्रेजों के बारे में तो जान लेते हैं कि लॉर्ड बैटिंग से किया था, लेकिन किसके प्रयासों से किया था यह हम लोग भूल जाते हैं। तो याद रखेंगे साथी, राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से हुआ था। यह बहुत बड़ा बदलाव था जो कि महिलाओं के जीवन में एक नया उम्मीद लेकर आया था। कब? तो 1829 ईस्वी में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो कहता है गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया। जल्दी बताइए क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा साथी आपका निरोध। ठीक है, परिवार निरोधन आप लोग जानते होंगे, तो इस प्रकार से भी आप लोग याद रख सकते हैं। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। साथी बहुत आसान क्वेश्चन है, कमल और रोटी इसका प्रतीक रहा है। ठीक है, कमल और रोटी जो था इसका प्रतीक रहा है, इसका संदेश देने के लिए यह प्रतीक था। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा। कहता है लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी। जल्दी बताइए, लाहौर षड्यंत्र का जो कांड रहा है कई बार बताया गया है मेरे द्वारा, जल्दी जल्दी इसका आंसर कर दीजिए। आपका कुछ और ज़्यादा नहीं है, बस 10 क्वेश्चन बचा हुआ है, जल्दी कीजिए। तो ये साथी यह बटुकेश्वर दत्त हो जाएंगे। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस साथी, इसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर चलाया गया था कि ठीक है, और इन्होंने फांसी की सज़ा भी इन्हें मिली थी, जिसमें बटुकेश्वर दत्त इनमें शामिल नहीं थे। और कब मिला था साथी इन तीनों को फांसी की सज़ा? जल्दी बताइए, तो याद रखेंगे आप सब लोग। यह आपका 23 मार्च को हुआ था। क्या हुआ था साथी? 23 मार्च 1931 को। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन है साथी, और यह काला दिवस के रूप में जाना जाता है। कहता है साथी ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविधता हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना जाता है। क्वेश्चन बहुत आसान है, जल्दी जल्दी कर दीजिए इसका आंसर। तो यह होगा पश्चिमी घाटी। आपको बताया था साथी कि अपना जो भारत है वह प्रायद्वीपीय भारत जो कि 2 भागों में बांटा गया है, कई बार बताया है, जो कि इस ओर जो है यह क्या है तो पश्चिमी घाट के नाम से जानता है, इस ओर जो है यह पूर्वी घाट के नाम से जाते हैं, और इसको बहुत अलग अलग भागों में विभाजन भी किया गया है, जिसमें हम काराकोरम तट जानते हैं साथी, और भी प्रमुख तट है। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है। कहता है निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। क्वेश्चन इजी है, जल्दी बता दीजिए। आपका अब मात्र ज़्यादा देर नहीं, थोड़ा सा समय हम लेंगे। क्या होना चाहिए साथी? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोषण स्तरों की कम संख्या से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन प्रबाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। जल्दी बताइए साथी, इसका राइट आंसर क्या होगा। यह आपका हो जाएगा क्या तो वैश्विक उष्मन। ठीक है, वैश्विक उष्मन हो जाएगा। कहता है निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है। जल्दी बताइए, हम कई बार बताए हैं कि पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है और यह किससे संबंधित है। तो आपसे उम्मीद है कि आप यहाँ पे ऑप्शन को देखकर सही कर लेंगे। देखिए जल्दी बताइए साथी, हम बहुत बार बहुत कुछ बताए हैं। अगर आप मेरे से सच में पढ़ते हैं अच्छे ढंग से, अगर हम सच में आपको बताने में समर्थ होते हैं, तो आप लोग इसका आंसर कर दीजिए जल्दी जल्दी। क्या है साथी यह? तो याद रखना है आप सभी को, इसका राइट आंसर होगा यह एक बंद तंत्र होता है। क्या होता है? एक बंद तंत्र होता है। थोड़ा डिटेल में हम बात करें तो साथी सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेकल नामक एक प्रतिविज्ञानी के द्वारा, याद रखेंगे 1869 में, बहुत बार बताए हैं फिर से बताते हैं, 1869 में साथी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था, जो कि पारिस्थितिक तंत्र में जैविक और अजैविक घटक, पोषक स्तर, ऊर्जा प्रवाह, भू रसायन चक्र और
बहुत सारे संश्लेषण, आहार श्रृंखला, आहार जाल, पर्यावरण अवन्य, इस सभी जो है इन सभी का प्रतिपादन किया गया था, अध्ययन किया गया था। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। देखिए पारिस्थितिक तंत्र पे बहुत क्वेश्चन पूछा गया है और आपके जो साथ ही सिलेबस में भी है क्या, तो पर्यावरण, ठीक है, जो कि पारिस्थितिक जो तंत्र है यह पर्यावरण से संबंधित ही है। तो जल्दी कीजिए, इसका आंसर क्या होगा, धान और खेत। धान का खेत जो होगा साथी यह आपका राइट आंसर होगा। कहता है खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है। साथी मानव क्या है साथी, फूड चेन में क्या होना चाहिए, जल्दी बताइए इसका राइट आंसर। तो यह हो जाएगा आपका प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसके बारे में। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो कहता है जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है। जैव विविधता के ह्रास का जो मुख्य कारण है क्या है साथी, तो यह आपका हो जाएगा साथी प्राकृतिक आवासीय विनाश। ठीक है, यह आपका राइट आंसर होगा। जैव विविधता के ह्रास में प्रमुख कारक प्राकृतिक आवास का ह्रास, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम दोहन, घटते वन क्षेत्र का सघनता कम होना, औद्योगिकरण तथा अवैज्ञानिक तरीके से खनन के साथ अवैध शिकार और तस्करी, ये सभी प्रमुख कारण हैं। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। देखिए आपको यह प्रैक्टिस सेट से ही हम इतना लेवल बना देंगे कि आप एक मेंस लिखने लायक हो जाएंगे। लेकिन मेंस का आपका रिटन का पेपर नहीं है, आपका ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, यह खुशी की बात है। लेकिन हम इतना लेवल आपको बना देंगे कि आप बीपीएससी क्वालिफाई कर एसडीएम भी बन सकते हैं। बस आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा और क्लास को नियंत्रण देखते रहिएगा। कहता है भारत में निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान कराता है। इजी क्वेश्चन भी है, आसान क्वेश्चन तो है और साथ ही कई बार बताया गया प्रश्न है। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा साथी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो यह होगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, साथ ही इस 1972 के अधिनियम के अंतर्गत वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है और इसके तहत राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य की स्थापना एवं अधिसूचना का भी प्रावधान करता है। तो इस प्रकार से इसको आप लोग याद रखेंगे। पर्यावरण जो है आपके सिलेबस में है, बार बार बोल रहे हैं, इस प्रकार से याद रखेंगे। कहता सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है साथी, तो यह आपका होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। कल भी हम एक्सप्लेन किए थे, फिर से एक बार कर ही देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखिए सर्वाधिक जैव विविधता होता है साथी यह उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन मुख्यतः भूमध्य रेखा के आसपास विस्तृत है। अब ये मत बोलिएगा कि भूमध्य रेखा कहाँ कहाँ है, बहुत अच्छे ढंग से हम आपको समझाए हुए हैं, तो इतना तो आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, भारत के केरल राज्य में साथी स्थित शांत घाटी, इसको हम साइलेंट वैली भी कहते हैं, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है यहाँ पे। और यह केरल के पलक्कड़ जिले को 12 किलोमीटर लंबी एक 7 किलोमीटर चौड़ी जो कि है विस्तृत, और यह पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला का हिस्सा भी है। तो इतना डिटेल में भी बता दिए हैं भारत के संदर्भ में। उम्मीद करते हैं कि आप वहां घूमने जा सकते हैं। अंतिम प्रश्न आपका कह रहा साथी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अंतिम यहाँ पे प्रश्न आपका कह रहा है क्या, तो यहाँ पे आपका अंतिम जो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई। जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर जल्दी जल्दी कीजिए, क्या होना चाहिए साथी, तो यह होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर ए 2008 ईस्वी में। ठीक है, भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना की घोषणा जून 2008 के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे और प्रयास मेरा यही है कि आपको अच्छे ढंग से समझा पाए होंगे। आज का यह आपका प्रैक्टिस सेट नंबर होता है समाप्त। लगातार आपके लिए बेहतर से बेहतर चीज़ करने का हम प्रयास कर रहे हैं, बस चैनल पे बने रहिए और थोड़ा सा आप लोग अफवाहों से बचिए। कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं चैनल पे जो कि अफवाह फैलाते हैं, भड़काने का प्रयास करते हैं। आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर प्रयास कर रहे हैं। लगातार हम आपके बात को देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं और मैथ और रीजनिंग के लिए बेहतर टीचर आपके लिए जल्द ही आ जाएंगे। बस इतना दिन वेट कर लिए, 2-3 दिन और कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।